गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोई के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने वायरस और बैक्टीरिया पढ़ा। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज। देयर आर मैनी बैक्टीरिया विच आर द वेरी बेनिफिशियल टू अस इन डेली लाइफ, आवर डेली लाइफ। ओके, सम ऑफ इम्पोर्टेंट यूज ऑफ बैक्टीरियाज आर कि हमारे डेली लाइफ में कई सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बेनिफिशियल देते हैं। इसमें से पहला जो है वो हमारा है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड चीज। जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे चीज हो गया या फिर कर्ड हो गया, जो दही हो गया, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है आपको पता होगा। आपके होम पे भी ये प्रोसेस किया जाता है, जो दूध से आप दही बनाते हो। ओके, तो दूध से जब आप दही बनाते हो तो उसके लिए आप उसमें या तो छाछ या उसमें पहले से कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ दही को उसमें ऐड करते हो। और इस दही में या छाछ में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क को मल्टीप्लिकेशन करता है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसमें रिप्रोडक्शन के थ्रू 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है। बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि ये जो मिल्क होता है इसका मल्टीप्लिकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन होकर ये दही बनता है, कर्ड बनता है। ओके, तो कर्ड कंटेन लैक्टोबैसिलस, आप इसको अंडरलाइन करेंगे, विच प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। It multiplies in milk and convert it into curd. Similarly, जो बैक्टीरिया है ये जो लैक्टोबैसिलस, ये चीज प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ओके, सेकंड हमारा है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जितने भी वेस्टेज मटेरियल होते हैं या जो भी कंपाउंड्स होते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, ताकि वो नेचर के अंदर जाकर मिल सके और नेचर को कम से कम हार्मफुल इफेक्ट हो। जैसे डिकम्पोजिशन में आप पढ़ेंगे कि ये जो डेड और डिक्लाइंग मटेरियल होता है ना, सड़ा गला पदार्थ या जो सड़े गड़े चीजें होती है, जो डेड बॉडीज होती हैं, जैसे प्लांट्स की हो गई या फूड की होगी, जो आप डेली लाइफ में जो वेस्टेज आप फेंकते हो ना, जो डंपिंग ग्राउंड में फेंका जाता है, फिर उस डंपिंग ग्राउंड में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को और सिंपल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके, dead and declining material decomposed by bacteria into simple organic substance which can be used by plant and animal, जो प्लांट और एनिमल के लिए यूजफुल होता है। नंबर थर्ड है हमारा नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन समझने से पहले आप समझना कि कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा प्रोटीन्स का। ये प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं? ये मिलकर बने होते हैं अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से। ओके, तो प्रोटीन सारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जब हम प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेंगे या ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, या तो अमीनो एसिड मिलेगा और फिर वो अमीनो एसिड क्या करता है, अमोनिया बनाता है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन से। ओके, तो आप इसको रीड आउट करेंगे कि प्रोटीन्स फ्रॉम डेड मैटर इज फर्स्ट कन्वर्ट इनटू अमोनिया बाय अमोनोफाइंग बैक्टीरिया। ये जो इससे अंडरलाइन करेंगे आप, अमोनोफाइंग बैक्टीरिया का काम क्या होता है, जो डेड बॉडीज होती है, डेड मटेरियल जो होता है, वेस्ट होता है ना, कचरा, उसमें जो प्रोटीन्स है उस प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया के अंदर। ओके, फिर ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया अमोनोफाइंग बैक्टीरियाज ने प्रोड्यूस की है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस अमोनिया को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रेट कंपाउंड होते हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं देन। ओके, तो अमोनिया देन कन्वर्ट इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट यूजफुल टू प्लांट एंड एनिमल्स बाय नाइट्रिफिकेशन। तो अब आपसे पूछा जाए कि ये नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, तो नाइट्रिफिकेशन का मतलब यही है कि जो एटमॉस्फेरिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे नाइट्रेट हो गया, एटमॉस्फेरिक कंपाउंड्स में नाइट्रिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट के लिए यूजफुल होते हैं, मोस्टली प्लांट्स के लिए ये यूजफुल होते हैं, उनका फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि प्रोटीन से अमोनिया बनाई जाती है। कौन बनाता है, अमोनोफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिया से नाइट्रेट बनाया जाता है। कौन बनाता है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ओके, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे।
नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, नंबर 4 पे आता हूँ मैं। नंबर 4 जो है हमारा है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसका मतलब क्या होता है समझना आपने पढ़ा होगा 5th क्लास में, 6th क्लास में या 7th क्लास में कि एटमॉस्फेयर जो कंपोजिशन होता है हमारी जो एनवायरनमेंट में सबसे हाईएस्ट कौन सा एलिमेंट्स होता है, कौन सी गैस होती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, फिर ऑक्सीजन गैस होती है, फिर CO2 होती है। तो अब ये नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा अमाउंट में हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो उनको अब्जॉर्व नहीं कर पाते ना, डायरेक्ट उस नाइट्रोजन को अब्जॉर्व नहीं करते। प्लांट्स को क्या चाहिए, नाइट्रोजन के कोई कंपाउंड चाहिए जिसको हम कहते हैं नाइट्रेट कंपाउंड। यानी समझ रहे हो ना आपकी, ये अपन तो डायरेक्ट ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्लांट्स डायरेक्ट CO2 को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये नाइट्रोजन के कंपाउंड के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे नेचर में हमारे जो एनवायरनमेंट में हमारी जो सॉइल होती है ना, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन की जो एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इन बैक्टीरियाज को रहने के लिए जगह देते हैं। तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे, राइजोबियम ये एक प्लांट्स की स्पीसीज होती है, राइजोबियम, और ये बैक्टीरियाज भी होते हैं। ओके, राइजोबियम लिविंग इन सिम्बायोटिक association in root nodule of leguminous plant has the ability to fix nitrogen into nitrate। इसका मतलब क्या हुआ समझना कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब जो होते हैं ना चने की फैमिली से बिलोंग करने वाले, ग्रेम्स फैमिली से बिलोंग करने वाले चने का जो पौधा होता है, जो प्लांट होता है, उसमें आप देखोगे उसकी जो जड़ें होती है, जड़ों में छोटी छोटी सी बर्ड्स होते हैं, छोटी छोटी सी नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होती हैं। उन गांठों के अंदर एक राइजोबियम बैक्टीरियाज प्रेजेंट होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरियाज क्या करता है, एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट करता है ना, एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है, और ये नाइट्रेट जो है वो प्लांट को मिलती है। ये समझ में आ गया। अब प्लांट क्या करता है, उसको रहने के लिए जगह देता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल है, एक दूसरे के ऊपर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इसी का मतलब यही है ना जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको रहने के लिए जगह दे रहा हूँ और आप मुझे कुछ ना कुछ दे रहे हो, ये सिम्बायोटिक रिलेशन हुआ। तो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है इनके किसके बीच में, राइजोबियम के बीच में और लेग्यूमिनस प्लांट के बीच में। लेग्यूमिनस प्लांट उनको रहने के लिए जगह देता है अपनी जड़ों की, अपनी जो रूट्स होते हैं प्लांट्स की, उसके अंदर जो नोड्यूल्स होती है उनके अंदर, और राइजोबियम क्या करता है उसके लिए नाइट्रोजन, एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा और भी कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जैसे हो गया हमारा एजेटोबैक्टर, एक हो गया हमारा क्लास्ट्रोडियम, ये भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये भी नाइट्रेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि जो फर्टिलाइजर होते हैं जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फेट, इन 3 चीज़ों के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उसके अंदर मिनरल्स को बढ़ाते हैं, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको बढ़ाते हैं। इसका मतलब जो नाइट्रोजन बढ़ेगी सॉइल के अंदर, नाइट्रेट कंपाउंड बढ़ेंगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी ना, बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ऑल दिस प्रोसेस, चाहे डिकम्पोजिशन हो, डिकम्पोजिशन किससे क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बढ़ेंगे सॉइल के अंदर। नाइट्रिफिकेशन से क्या होंगे, नाइट्रिफिकेशन में जो डेड मटेरियल्स होता है उससे आपको सॉइल के अंदर नाइट्रेट की अमाउंट बढ़ेगी। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होगा, एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट होगी और नाइट्रेट की जो अमाउंट है वो सॉइल के अंदर बढ़ेगी। इन सब से क्या हो रहा है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ रही है। तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है इन तीनों प्रोसेस से, डिकम्पोजिशन से, नाइट्रिफिकेशन से और नाइट्रोजन फिक्सेशन से। नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नाइट्रिफिकेशन में तो क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो डेड बॉडी से और जो डिक्लाइंग मटेरियल्स होते हैं उनसे अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया से नाइट्रेट बनाते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन होती है ना उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट के अंदर। ये डिफरेंस होता है मेजर। उसके बाद एक साइंस बीट्स है जो आप खुद पढ़ेंगी, जो एक टेबल स्पून होता है, उस टेबल स्पून भर के जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, 1 टेबल स्पून ऑफ द सॉइल, उसके अंदर 1 बिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। 1 बिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ बैक्टीरिया उसके अंदर पाए जाते हैं।
ओके, ये एक फैक्ट होता है। उसके बाद ये भी होता है कि जो फंजाई होती है उसके अंदर 100 मीटर्स ऑफ फंजाई हाइफे होता है। हाइफे का मतलब आप थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हाइफे का मतलब होता है जो एक फंजाई होती है, प्लांट टाइप ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी प्लांट के टाइप के ही। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो थ्रेड टाइप होती है। थ्रेड मतलब जो धागा होता है उसके जैसी, बिल्कुल रस्सी जैसी, एक फाइबर जैसी, एक धागे जैसी। ऐसे फंजाइज को हम कहते हैं हाइफे। ओके, तो उस 1 टीस्पून ऑफ सॉइल जो है ना उसके अंदर 1 करोड़ तो बैक्टीरिया होते हैं, और क्या होते हैं 100 मीटर की उसमें फंजाई हाइफे होती है, फंजाई प्रेजेंट होती है। ये साइंस बीट था। मैं वापस आता हूँ नंबर 5, बेनिफिशियल बैक्टीरिया के नंबर 5 पॉइंट पे। 5 पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आप जानते होंगे, जितने भी हम मेडिसिन और टैबलेट्स यूज में लेते हैं हमारी डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी को, उनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक क्या होती है कि जो जितनी भी डिजीज, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जितनी भी डिजीज होती हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देती है, ग्रोथ को स्टॉप करती है, ऐसे केमिकल्स को हम कहते हैं एंटीबायोटिक। ओके, तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल विच हेल्प और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो आपसे पूछे जाए एंटीबायोटिक क्या है, तो उसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा। सम ऑफ एंटीबायोटिक प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, की बैक्टीरिया की वजह से जो बैक्टीरिया के थ्रू जो हम एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उनमें से कुछ का एग्जांपल है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोमाइसिटीन। इनमें से क्लोरोमाइसिटीन और जो टेट्रासाइक्लिन है ये एक इम्पोर्टेंस है, जो आप डेली लाइफ में हमारे जो सिर दर्द, जुकाम और जो जितने भी ये होते हैं ना पेन किलर्स के रूप में हम फॉर्म में हम जिनका यूज़ में लेते हैं, ये दोनों इम्पोर्टेंट्स होती हैं। और भी सारी चीज़ें वैसे इम्पोर्टेंट ही है। एंटीबायोटिक कैन बी गिवन टू द मैन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक ऑफ पोल्ट्री एंड अप्लाई टू प्लांट टू कंट्रोल सेटन। ओके, तो ये अपन को कहाँ से मिल सकती है उसके बारे में आप एक बार रीड आउट करेंगे। नंबर 6 पे आता हूँ, वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन का मतलब क्या होता है, टीके का मतलब क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जो 1 ईयर से कम एज के जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको टीके लगाए जाते हैं 1 मंथ के गैप पे, 3 मंथ के गैप पे। इन टीकों में क्या होता है, इन वैक्सीन में क्या होता है, उनमें एक्चुअली में कुछ केमिकल्स नहीं होते, उसमें या तो डेड बॉडीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब ये हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन के थ्रू एंट्री करवाए जाते हैं तो हमारी बॉडी उनसे लड़ने के लिए एंटीबायोटिक बनाती है, और एक बार जब उसके ऊपर अटैक हो जाए किसी भी पैरासाइट्स का, तो नेक्स्ट टाइम जब भी अटैक होगा पैरासाइट्स का, तो जो रेडीमेड जो एंटीबायोटिक्स है वो पहले से बनी हुई होगी। ओके, तो ये वैक्सीन का काम होता है। तो डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू इनिशिएट एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन हेल्दी इंडिविजुअल फ्रॉम द वैक्सीन। कुछ जो वैक्सीन है उनके एग्जाम्पल है, जैसे क्लोरेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा। ओके, तो क्लोरेरिया जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ये बैक्टीरिया के थ्रू वैक्सीन प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, तो ध्यान में रखना है आपको। नंबर 7 पे आता हूँ मैं, प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। नंबर 7 इज प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। बैक्टीरिया हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, वाइन्स एंड एल्कोहल्स फ्रॉम द फ्रूट जूस एंड सेलर बाय द फर्मेंटाइजेशन। ये प्रोसेस होता है फर्मेंटाइजेशन, जिसकी वजह से, जिसके थ्रू जो फ्रूट्स जूस होते हैं, जो सेलरस होते हैं, जो अनाज होते हैं, है ना, सेलर क्या होते हैं ये अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फ्रूट जूस होते हैं, इनको फर्मेंटाइज किया जाता है, और इनके फर्मेंटाइजेशन से हमको वाइन, विगनस, अल्कोहल्स, ये जो सारी वेराइटीज होती है ड्रिंक्स की, ये इनका प्रोडक्शन किया जाता है। नंबर 8 है रीटिंग्स ऑफ फाइबर्स। जो दो प्लांट्स होते हैं, जूट्स एंड फ्लैक्स, इनके प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं ना, तने जो होते हैं, इनके स्टेम से फाइबर्स को निकालना है, फाइबर्स को प्रोडक्शन करना है, फाइबर में कन्वर्ट करना है स्टेम को, तो उसके लिए यहाँ बैक्टीरियाज यूज में लिए जाते हैं। ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, जूट और फ्लेक्स होते हैं, उनमें से फाइबर्स का प्रोडक्शन करते हैं, फाइबर्स को निकालते हैं, इसको हम कहते हैं रेटिंग्स। ओके, तो बैक्टीरिया ब्रिंग अबाउट रेटिंग ऑफ जूट एंड फ्लेक्स सो डेट दे कैन कन्वर्ट इनटू द रोप्स। जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं, नेचुरल रस्सी जो होती है ना जूट्स एंड फ्लेक्स की, वो इनसे बनती है, फाइबर से। और ये फाइबर कैसे बनते हैं, थ्रू द बैक्टीरिया, जूट्स एंड फ्लेक्स के स्टेम से। ओके,
नंबर 7 जो है हमारा वो है बायोगैस प्रोडक्शन, कि जितने भी एनिमल्स और जो प्लांट वेस्टेज होते हैं उनको डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, और ये बैक्टीरिया एक कमर्शियल स्केल के ऊपर बायोगैस का प्रोडक्शन करती है। ओके, एनिमल्स एंड प्लांट्स वेस्ट आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑब्टेन बायोगैस ऑन द कमर्शियल स्केल। नंबर 10 इज टैनिन ऑफ लेदर एंड करिंग ऑफ द ट्री इज डन बाय बैक्टीरिया, कि लेदर के ऊपर जो टैनिन की जाती है ताकि जो लेदर है उसकी एज जो है वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहे, वो ख़राब ना हो। और जो टी है होती है उसकी क्यूरिंग की जाती है, कि जो टी लीफ होती है प्लांट, जो टी के जो प्लांट्स होते हैं उनसे जो लीफ मिलती है, उन लीव्स के अंदर वेराइटी ऑफ जो फ्लेवर्स होते हैं उनको इंक्रीज करने के लिए उनकी क्यूरिंग की जाती है। तो वहाँ पर भी बैक्टीरियाज यूज में आते हैं, और लेदर की जो टैनिन होती है वहाँ पर भी बैक्टीरियाज यूज में आते हैं। नंबर 11 है हमारा स्केलेरिया कोलाई, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। ये एक बैक्टीरियाज जो है वो हमारी ह्यूमन इंटेस्टाइन होती है उसमें प्रेजेंट होता है। ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होता है स्केलेरिया कोलाई। ये क्या करता है, डाइजेशन में और फूड के जो अब्जॉर्प्शन है उसमें हेल्प करता है। ओके, ये इंटेस्टाइन में होता है, जो आंत्र होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टोमा के बाद, उसमें ये स्केलेरिया कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। पूछा भी जाता है कहीं जगह पे, तो ध्यान में रखना है। ओके, और आपको अगर ये नाम याद नहीं हो ना स्केलेरिया कोलाई, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, ई कोलाई। ओके, ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ये डाइजेशन में और फूड अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एंड नंबर लास्ट बेनिफिशियल यूज ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हमारा है बैक्टीरिया प्रेजेंट इज द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं हर्बेवियस एनिमल्स में, किसमें, जो हर्बेवियस एनिमल्स होते हैं। हर्बेवियस एनिमल्स का मतलब होता है जो कागज, घास फूस, पेड़ पौधे, प्लांट्स, लीफ, इनको खाते हैं। ये खाते हम भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर इनका डाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज इंटेस्टाइन के पास में हमारी जो इंटेस्टाइन जो होती है वो इतनी डेवलप नहीं होती कि सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर सके। ओके, तो ये जो कुछ एनिमल्स होते हैं ना, जिसको हम हर्बेवियस एनिमल्स कहते हैं, जैसे बहुत सारे हो गए, गाय, भैंस, डॉग्स हो गए, काउस हो गए, गॉट्स हो गई, ये क्या करते हैं, पत्तियों को खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, फ्रूट्स, कागज, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स और सेलुलोज के जो सोर्सेज होते हैं सबको ये खा लेते हैं, क्योंकि इनके इंटेस्टाइन इतनी डेवलप होती है कि ये सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एंजाइम सेलुलोज कहते हैं ना। ये कहाँ से मिलता है, ये बैक्टीरिया से मिलता है। तो उन एनिमल्स के अंदर ये जो बैक्टीरियाज होता है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो ये वहाँ इनका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट में आता हूँ, एक स्ट्रक्चर बना रखी है बैक्टीरियाज की, आप एक बार पढ़ेंगे कि सबसे बाहर एक कैप्सूल होता है, ये बैक्टीरिया का कैप्सूल है। ओके, सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं कैप्सूल, जो एक हार्ड होता है। कैप्सूल के अंदर होती है सेल वॉल है ना, जो कोशिका या सेल होती है उसके चारों तरफ की जो दीवार है। उसके बाद नंबर 3 जो लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो सेल होती है ना, उस सेल में साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य या जो लिक्विड या फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। राइबोसोम आप जानते ही हो, और ये जो पिल्स निकले हुए ना छोटे छोटे, इनको हम पिल्स कहते हैं, और प्लाज्मेट इसमें प्रेजेंट होता है। अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, आप आपसे 4 साल 5 साल बाद जब हायर क्लासेस में जाओगे ना तब ये डिटेल्स पढ़नी होती है। तो अभी आपको बस इतना स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि हाँ बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। नेक्स्ट पेज पे एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट कोच, इन 1976 के अंदर उसने डिस्कवरी की थी बैक्टीरियम बैसिलस की। बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस एक जो डिजीज होती है एंथ्रैक्स, उसके अंदर जिस बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज होती है एंथ्रैक्स डिजीज, उस बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट कोच ने 1976 में। ओके, एक्टिविटीज जो है वो अपन स्किप करवाते हैं जब भी स्कूल ओपन होती हैं, और जो पॉसिबिलिटी है, जो पॉसिबल एक्टिविटीज है वो हम करवाएंगे। साइंस बीट्स आप खुद पढ़ेंगे कि साइंस बीट्स क्या कह रहा है। मैं डायरेक्ट आता हूँ अब
हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरियाज के ऊपर कि बैक्टीरियाज के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। बेनिफिशियल जितने बैक्टीरियाज है, हार्मफुल बैक्टीरियाज भी उतने ही हैं। फूड पॉइजनिंग की बात करते हैं, जब भी हम खाने को खुला रख देते हैं काफ़ी लंबे समय तक, सुबह का खाना शाम को, शाम का खाना सुबह तक, तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड जो वो खराब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो एनवायरनमेंट के अंदर दो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? स्टेफाइलोकोकस, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, स्टेफाइलोकोकस इसका नाम है, और दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, इन दोनों को आप अंडरलाइन करेंगे। ये एनवायरनमेंट के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, फुल नेम जो है ना, फुल नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया ये है बोटेनिनियम। फुल नेम याद नहीं हो तो भी फिर इतना तो पता ही होना चाहिए, स्टेफाइलोकोकस एंड क्लोस्ट्रीडियम। इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो आप, इसकी स्ट्रक्चर मिल जाएगी। स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़नी। ये दोनों फूड पॉइजनिंग का काम करते हैं। फूड को ये टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिन हो वो बनाते हैं। इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे उल्टी होना, पेट दर्द होना, और ना आप जानते हो। नंबर सेकंड टॉपिक है हमारा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरियाज का, वो है जो मिल्क होता है, मीट होता है, फ्रूट्स होते हैं, या फिर जितने भी इटेबल्स चीज़ें होती खाने लायक, वो धीरे धीरे खराब हो जाती है। उनके ऊपर फफूंदी लग जाती है, वो सड़ जाती है, वो दूध है तो फट गया, या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये सारी जो एनवायरनमेंट में चीज़ें खाने लायक भी होती है वो बड़ी बड़ी खराब हो जाती है। किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया ब्रिंग अबाउट द सोर्सिंग ऑफ मीट्स एंड रोटिंग ऑफ मीट, फ्रूटिंग एंड अदर इटेबल्स। ओके, नंबर थर्ड है हमारा डिजीज इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर क्या डिजीज होते हैं? जैसे कई सारे एनिमल्स इन ह्यूमन के अंदर एक ट्यूबरक्लोसिस, एक होता है क्लोरेरिया, एक होता है टाइफाइड, इनके नाम आप सुन चुके हो ना, डायसेंट्री। ये जो कुछ डिजीज होती है, ट्यूबरक्लोसिस, क्लोरेरिया, टाइफाइड्स एंड डायसेंट्री, ये ह्यूमन में जो डिजीज होती है किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो आपको ये नाम भी ध्यान में रखने चाहिए। अब प्लांट्स के अंदर भी डिजीज होती है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसमें बड़े बड़े से होल्स बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं। कई सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। कई सारे जो प्लांट्स होते हैं वो सड़ जाते हैं। कई सारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है, उनके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें एक बड़े बड़े से स्पॉट्स बन जाते हैं, रेड रेड कलर के धब्बे बन जाते हैं जो खराब दिखते हैं। जैसे पोटैटो हमारा होता है ना, पोटैटो के अंदर जो रिंग स्पॉट बन जाता है, ये किसकी वजह से बनता है? बैक्टीरिया की वजह से बनता है। ओके, तो फायर ब्लाइंग ऑफ एप्पल के अंदर एक डिजीज होती है फायर ब्लाइंग, जिसमें बड़े बड़े से छेद हो जाते हैं। पियर, क्राउन गोल डिजीज एंड बैक्टीरिया रिंग स्पॉट ऑफ पोटैटो, ये सब की वजह क्या है? बैक्टीरिया। ये प्लांट्स के अंदर ये जो डिजीज है, या कई सारी डिजीज और भी होती है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। एनिमल्स के अंदर कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है? जैसे आपने नाम सुना होगा चिकन पॉक्स, चिकन के अंदर, हॉर्स के अंदर और कैटल के अंदर कई सारी डिजीज होती है। जैसे वोल्वाइन डिजीज होती है कैटल के अंदर, साल्मोनेलाइसिस डिजीज होती है चिकन के अंदर, हॉर्स के अंदर। साल्मोनेलाइसिस आपने नाम सुना होगा ना, खुर पक्का मुंह पक्का। खुर का मतलब होता है नाखून, है ना, नेल्स। हॉर्स के जो नेल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, पक जाते हैं या सड़ जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये सारी जो बैक्टीरिया की वजह से डिजीज होती है, एक बार हमको रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारी चेक योर नॉलेज का क्वेश्चन है, जो आपको फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग वैसे सेकंड चैप्टर में भी आपको नोट डाउन करना है आपकी नोटबुक के अंदर। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड जो है वो आप खुद आइडेंटिफाई करोगे, इनके सॉल्यूशन आप खुद फाइंड आउट करोगे और आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। मैं बता देता हूं कि आंसर का आपको कहाँ पे मिलेंगे और क्या है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है जो मैंने पढ़ाया तो आपको आंसर फटाक से मिल जाएंगे। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ए ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाने वाली को जो ब्रांच होती है साइंस की, उसको हम क्या कहते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी। पहले का आंसर मैंने आपको बता दिया। सेकंड है वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियाज, कि ऐसा कौन सा वायरस है जिसको जो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है या वायरस है जो एक दूसरे से इन्फेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये मैंने आपको यहाँ बताया था बैक्टीरियोफेज में। वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियाज नोन एज बैक्टीरियोफेज। तो इसका आंसर क्या है? बैक्टीरियोफेज पूछा जाता है। नंबर थर्ड है हमारा दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड एंड डेड एंड डिक्लाइंग मटेरियल। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं
या उन ऑर्गेनिज्मों को हम क्या कहते हैं जो फीड के रूप में, जो फूड के रूप में डेड बॉडी को और डिक्लाइन मटेरियल को, मरी हुई चीज, खराब चीज़ों को या सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था। दो चीज़ें बताई थी। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट्स का मतलब वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? होस्ट बॉडी से, जहाँ पर रहते हैं उसी से खाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था एक जू का, जू हमारे सर पे रहती है, वहीं रहती है, खाती पीती वहीं से। तो ये एक पैरासाइट लाइफ होती है उसकी। एक होता है ओके पैरासाइटिक लाइफ, एक होता है सेप्रोफाइटिक लाइफ। सेप्रोफाइटिक का टर्म का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी और डिक्लाइनिंग मटेरियल से फूड एक्सेप्ट करना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? द दे फीड ऑन डेड एंड डिक्लाइनिंग मटेरियल इज सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक। डी नंबर 4 जो हमारा डेड और वीकेंड माइक्रोब्स यूज टू इनिशिएट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना है उसके लिए हम डेड और वीकेंड्स माइक्रोब्स को एंटर करवाते हैं ना हमारी बॉडीज में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अभी हमने यहाँ पे बताया था वैक्सीन। वैक्सीन का काम ही यही होता है कि डेड और वीकेंड माइक्रोब्स जो होते हैं उनको हमारी बॉडी में डाला जाता है और हमारी बॉडी में इनिशिएट एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। आप ये ऐसे समझ सकते हो ना कि एक कोई कंट्री है, उसके ऊपर आप, उसके पास कोई लड़ने के हथियार नहीं है, कोई सेना नहीं है, कोई भी आर्मी फोर्स नहीं है, और फिर कोई दूसरी कंट्री उसके ऊपर जब अटैक करती है तब वो कैसे भी करके लड़ देती है। और फिर लेकिन जब वॉर खत्म हो जाता है तब वो क्या सोचती है कंट्री कि नेक्स्ट टाइम, सेकंड टाइम भी अटैक हो सकता है। तो अब वो क्या करेगी? एक फोर्स रेडी करेगी, एक आर्मी फोर्स बनाएगी, एक बैकअप फोर्स बनाएगी, सारी चीजें बनाएगी ना। तो सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में भी होता है। एक बार कोई बैक्टीरिया अटैक कर देता है तब तो हम जैसे तैसे लड़ देते हैं, लेकिन दूसरी बार अगर अटैक हो सकता है उसके लिए हम आने वाले टाइम के लिए एंटीबायोटिक बनाकर रखते हैं अपने बॉडी में। तो वैक्सीन का काम यही होता है कि जैसे टिटनेस का टीका लगाया जा रहा है हमको, तो हमारे अंदर टिटनेस के जो बैक्टीरिया है वो डाल दिए जाते हैं। हमारी बॉडी लड़ेगी उन टिटनेस के बैक्टीरिया से और एंटीबॉडीज बनाएगी। अब वो जो एंटीबॉडीज है वो आने वाले टाइम में फिर कभी भी किसी टाइम अगर हमको टिटनेस से लड़ना पड़े तो हमारी बॉडी में पहले से बनाए गए जो रेडीमेड एंटीबॉडीज है वो उससे लड़ने में कैपेबल है। ओके, ये वैक्सीन का काम होता है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पे आते हैं हम। नाइट्रोमोनास इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। अभी मैंने बताया आपको नाइट्रोमोनास कहाँ गया, ये नाइट्रोमोनास एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होता है। बिल्कुल, ये नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोमोनास इज द गुड एग्जांपल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड है हमारा स्मॉल फॉक्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज। ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है इस चैप्टर में। और स्मॉल फॉक्स जो होता है, चाहे चिकन फॉक्स जो होता है, ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होते कोई भी फॉक्स डिजीज। ओके, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नंबर सी, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी। इनमें बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन से होता है। बिल्कुल, हमने कल ही पढ़ा था नेक्स्ट पहले वाली क्लास में। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन। ओके, दैट इज ट्रू। नंबर डी इज द रेड स्पॉट ऑफ पोटैटो डिजीज इज डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। ये भी थोड़ी देर हमने पढ़ा कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, कि प्लांट्स में जो रेड स्पॉट ऑफ पोटैटो डिजीज होती है किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। लेकिन ये तो कह रहा है कि किसकी वजह से हो रही है? वायरस की वजह से। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मैंने ट्रू फॉल्स और इन क्वेश्चन के आंसर बताए, आपको इनको नोट डाउन करना है नोटबुक में। ये हमने वायरस और बैक्टीरियाज का टॉपिक कंप्लीट किया। अब एक छोटा सा टॉपिक जो मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ वो है हमारा फंजाई का। फंजाई जो आपने नाम सुना होगा, फफूंदी, जैसे रोटी के ऊपर या जो भी खाना आप खुला रखते हो, कई सारी चीज़ें जो इटेबल होती हैं आप उनको खुला रखते हो तो उनके ऊपर फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है, उसी को हम कहते हैं फंजाई। एक प्लांट लाइक स्पीसीज होती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? लीव्स होती है, ग्रीन लीव्स होती है ना, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट्स आप पढ़ चुके हो लास्ट क्लास में कि सनलाइट के प्रेजेंट में वो अपना फूड जो खुद प्रोड्यूस करता है प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं। लेकिन फंजाई भी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म हैविंग द सेल वॉल
बट लेकिन क्लोरोफिल, लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, और क्लोरोफिल नहीं है तो यानी ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, किसी न किसी से ये लेंगे। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हैबिटेट्स की बात करते हैं कि ये रहते कहाँ पे हैं, तो इनके रहने की जगह है डार्क मॉइस्ट प्लेस, आप इसको अंडरलाइन करेंगे, डार्क मॉइस्ट प्लेस एंड मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, मिडिल का, ठीक है ना, न ज़्यादा न कम। और डार्क मॉइस्ट यानी कि अंधेरा होना चाहिए, मॉइस्ट प्लेस जहाँ नमी होनी चाहिए, वहाँ पर ये रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जैसे मॉइस्ट ब्रेड, जो ब्रेड होती है खाने की, लेदर गुड्स होते हैं, जितने भी चीज़ें होती है ना लेदर की, वेजिटेबल्स हो गए, रोटिंग फ्रूट्स, जितने भी सड़ी गली फ्रूट्स हो गए, और जितने भी इटेबल चीज़ें होती है, वेजिटेबल हो गए, एनिमल एक्सक्रीटर हो गया, जितने भी एनिमल्स की कुछ सड़ी गली चीज़ें हो गई है ना, उनके ऊपर ये फंजाई जो है वो ग्रोथ करती है, वहाँ रहती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आपको दोनों को अंडरलाइन करना, ये यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टीसेलुलर भी होती है। फंजाई में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब ये एक सेल से बनी हुई भी हो सकती है, और मल्टीसेलुलर का मतलब ये एक से ज़्यादा सेल से भी बनी हुई हो सकती है। दे कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल मेड अप द काइटिन एंड फंजाई सेलुलोज। आप इसको अंडरलाइन करेंगे कि सेल के चारों तरफ जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का कवर होता है, इसको हम कहते हैं काइटिन। तो ये काइटिन और फंगल जो सेलुलोज होता है उससे मिलकर बना होता है सेल वॉल। इससे भी आप अंडरलाइन करेंगे, दे में लाइव सिंगली और रिसाइड इन कॉलोनी। ये अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। ओके, अब आप सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की क्वेश्चन मार्क करेंगे या फिर लिखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मल्टी सेलुलर फॉर्म, मल्टी सेलुलर का मतलब समझ गए ना कि एक से ज़्यादा सेल वाले जो फंजाई होती हैं। मल्टी सेलुलर फॉर्म्स कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफे। हाइफे का मतलब क्या होता है कि जो फंजाई जो बिल्कुल धागे जैसी संरचना की होती है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बिल्कुल धागे जैसी, थ्रेड्स जैसी, उन्हें हम हाइफे कहते हैं। नेक्स्ट, हाइफे आर इंटरवोलन टुगेदर। अगर जो धागे हैं, जो थ्रेड्स हैं, वो एक दूसरे के अंदर उलझ जाते हैं, इंटरक्रॉसिंग बॉन्ड बना लेते हैं, और एक मतलब आपस में उलझ कर गुत्थम गुत्था होकर एक जाल बना लेते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं, तब हम उस फंजाई की स्ट्रक्चर को कहते हैं माइसीलियम। ओके, ये दोनों चीज आप अंडरलाइन करेंगे। हाइफे का मतलब होता है धागे जैसी स्ट्रक्चर। ओके, मल्टी सेलुलर फॉर्म कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर नोन हाइफे, and hyphae are interwoven together to make a network बना लेता है, तब हम उसको कहते हैं माइसिलिन। क्लियर? माउट्स, ये आप एग्जाम्पल लिखेंगे फंजाई के, कौन कौन से एग्जाम्पल है, मॉल्ट्स, ईस्ट एंड मशरूम। ओके, मशरूम आप जानते हैं, ईस्ट आप जानते हैं। मशरूम आपको सब्जी मंडी में मार्केट में मिल जाती है, एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है। मशरूम इज ए मल्टीसेलुलर कंसिस्ट ऑफ द स्टॉक एंड द अम्ब्रेला। और जो ईस्ट होता है वो एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर ऐसी होती है ईस्ट की स्ट्रक्चर। ओके, और मशरूम आप मार्केट में देख सकते हो या इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि द पिक्चर ऑफ मशरूम मिल जाती है। ये अपन फूड के फॉर्म में भी एक्सेप्ट करते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं, मशरूम की खाने में काम में आती है। तो ईस्ट के भी कुछ बेनिफिशियल यूज भी होते हैं और कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं कि जो फंजाई होते हैं उसके क्या न्यूट्रिशन होते हैं। तो आप इन दोनों को अंडरलाइन करोगे कि फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन दोनों टाइप का होता है, पैरासाइटिक भी होता है और सेप्रोफाइटिक भी होता है। अब ये मैं वापस नहीं बताऊंगा, मैं कई बार बता चुका हूँ। पैरासाइटिक का मतलब होता है होस्ट बॉडी से ये फूड ऑब्टेन करते हैं, और सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जितने भी डेड बॉडीज और डिक्लाइंग मटेरियल होते हैं, सड़ी गली चीजें, उनसे ये फूड ऑब्टेन करते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन के अंदर दो चीजें दे रखी है कि फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू भी होता है और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी होता है। फंजाई रिप्रोड्यूस आइदर बाय बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। जैसे ईस्ट जो होता है उसके अंदर बडिंग होती है, और जो मोल्ट्स और मशरूम होता है ना, मोल्ट्स एंड मशरूम, उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। अब आप कहेंगे सर बडिंग क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, कोर्स में नहीं है तो नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि एक फंजाई है, इस फंजाई के अंदर धीरे धीरे इतनी से एक बर्ड्स बनेगी। बर्ड्स का मतलब तो आप जानते हो, जैसे होता है ना कुछ लोगों के अंगुली के पास एक छोटी सी अंगुली वो उगाती है, फिर वो ग्रोथ करती करती थोड़ी सी बड़ी हो जाती है,
ठीक, उसे हम बर्ड्स कहते हैं। तो ठीक ऐसे ही ये जो हमारा फंजाई है उसमें एक छोटी सी बर्ड्स बनती है, फिर ये बर्ड्स थोड़ी और बड़ी होती है, फिर ये बर्ड्स और थोड़ी बड़ी होती है, फिर ये बर्ड्स और बड़ी होती है, फिर इसमें डिवाइडाइजेशन होकर एक से क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं बडिंग। तो बडिंग का मतलब समझ गए कि एक छोटा सा बर्ड बनता है जो ग्रोथ करके जब बड़ा हो जाता था फिर वो फंजाई से अलग होकर वापस अपनी एक नई कॉलोनी बना देता है। इस तरीके का रिप्रोडक्शन जिसमें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे होते रहते हैं, इस तरह का रिप्रोडक्शन कहलाता है बडिंग। और एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का मतलब होता है कि ये हमारी जो फंजाई है उसमें से एक छोटा सा स्पोर बनेगा। ये स्पोर एयर के थ्रू, हवा के थ्रू उड़ के कहीं और जाएगा और फिर धीरे धीरे ग्रोथ करके बड़ा हो जाएगा और अपनी कॉलोनी बना देगा। फिर यहाँ से भी एक स्पोर बनेगा, यहाँ से भी एक स्पोर बनेगा, वो भी जाएगा। इस तरह के रिप्रोडक्शन होता है ना, स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। तो स्पोर का मतलब आप समझ गए और बडिंग का मतलब भी आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बेनिफिशियल फंजाई के बारे में और हार्मफुल फंजाई के बारे में। जब फंजाई का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा एक लास्ट टॉपिक रहेगा, इस चैप्टर के 2 लास्ट टॉपिक रहेंगे। एक रहेगा हमारा एल्गी, हम एल्गी के बारे में भी पढ़ेंगे और एक हम प्रोटोजोआ के बारे में भी पढ़ेंगे। सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद ये वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमर्शियल कम्युनिकेबल डिजीज जो है हमारा, ये टॉपिक मैंने सिलेबस से रिमूव कर दिया है। तो यहाँ से ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है इसके बाद का जितना भी सारा पोर्शन इस चैप्टर में है वो हम डिलीट कर चुके हैं, वो नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे सिर्फ अब 2 टॉपिक और बाकी है, एल्गी और फंजाई। ओके, तो आप रीड आउट करेंगे और जो नॉलेजेबल क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं वो आप नोट डाउन करेंगे 2nd चैप्टर के।